हेलो एवरीवन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग 7 पार्ट कर चुके हैं। ये 8th पार्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है यदि a क्यूब इज़ इक्वल टू 1 प्लस 7, 3 क्यूब इज़ इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस b एंड 4 क्यूब इज़ इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस c, जहाँ a b और c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तब a प्लस b प्लस c का मान है। सबसे पहले हमें a, b और c का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए, अगर a क्यूब इज़ इक्वल टू 1 प्लस 7 है, यानी कि a क्यूब इज़ इक्वल टू 8। इधर पावर 3 है तो इसको भी पावर 3 में बनाना पड़ेगा। तो a क्यूब इज़ इक्वल टू 2 क्यूब, पावर से पावर सेम थी तो कैंसिल आउट हो गई। तो बेस a था यहाँ पे और यहाँ पे 2 था, यानी a इज़ इक्वल टू 2। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ था 3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस b। 3 का क्यूब 27, 1 और प्लस 7 8 हो गया प्लस b, यानी कि 8 इधर गया तो 27 माइनस 8, तो b की वैल्यू 19 आ गई। 4 का क्यूब इज़ इक्वल टू 1 प्लस 7 प्लस c। 4 का क्यूब 64 इज़ इक्वल टू 8 प्लस c, यानी कि 8 इधर आया तो 64 माइनस 8 56 इज़ इक्वल टू c। तो अब हमें a, b और c तीनों की वैल्यू पता है। तो a प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू 2 प्लस 19 प्लस 56 77 आ गया। ऑप्शन नंबर a इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, यदि 800,880 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर x प्लस 8 इंटू 10 की पावर y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z, जहाँ x, y, z पूर्ण संख्याएं हैं, तब x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। अब देखिए, जो ये 800,880 लिखा था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 5 टाइम्स 0 प्लस 800 प्लस 80। कैसे? यहाँ पे 8, उसके बाद जितनी डिजिट थी उतने 0, यहाँ पे 8 जितनी डिजिट थी उतने 0, और यहाँ पे 8 उसके बाद जितनी डिजिट थी 0। आप इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, 8 इंटू 10 द पावर 5 प्लस 8 इंटू 10 द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 द पावर 1, और ये किसके इक्वल था, 8 इंटू 10 की पावर x प्लस 8 इंटू 10 की पावर y प्लस 8 इंटू 10 की पावर z। अब हमने कंपैरिजन करा दिया। 8 इंटू 10 द पावर 5 का कंपैरिजन हुआ 8 इंटू 10 द पावर x से। 8 इंटू 10 द पावर y का कंपैरिजन हुआ 8 इंटू 10 द पावर y से, और 8 इंटू 10 द पावर 1 का कंपैरिजन हुआ 8 इंटू 10 द पावर z से। तो यहाँ पे 5 है पावर, यहाँ पे x, यानी कि x की वैल्यू 5। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर है y, यानी y की पावर 2, और यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर z है, यानी z की वैल्यू 1। तो इन्होंने पूछा था x प्लस वाई प्लस z, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1, और इन तीनों का सम 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था फैक्टर के, तो हम ऑप्शन से वैल्यू को निकाल लेते थे x की और इसमें रख देते थे, जो 0 दे देता था, तो हमें पता चल जाता था कि कौन सा फैक्टर है कौन सा नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया क्योंकि हम ऑप्शन से यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं जो यहाँ पे रखें और इसकी वैल्यू सेटिस्फाई कर दे, यानी 0 के बराबर आ जाए, तो हम पता कर लें फैक्टर है। तो हमें दूसरे तरीके से करना पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। अब इसको ब्रेक करने में दिक्कत हो रही थी। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका होता है। हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि एक्स की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद ये 1 है, तो 1 को लिख लिया 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर था, बी स्क्वायर था, हमें क्या चाहिए था 2ab। तो अगर हम 2ab करेंगे तो हमारा a था एक्स स्क्वायर और b था 1, तो 2ab करेंगे, यानी हमको क्या चाहिए 2x स्क्वायर, और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमें एक एक्स स्क्वायर और चाहिए था। तो हम क्या किए, एक एक्स स्क्वायर जोड़ दिए और एक एक्स स्क्वायर घटा दिए।
तो ये हम कर सकते हैं मैथ में। देखिए जिसकी ज़रूरत होती है हमें, हम वही जोड़ देते हैं और वही घटा देते हैं। तो हमें एक्स स्क्वायर की ज़रूरत थी तो हमने एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर घटा दिया। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी थी, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे थे। अब देखिए एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर 2x² +1 ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको साइड में लिख दिया। अब देखिए ये बन गया क्या, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ही तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर जोड़ा था, एक्स स्क्वायर घटाया था। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर +1 और प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स, एक ब्रैकेट में जोड़ के लिख दिया, एक ब्रैकेट में घटा के लिख दिया। देख लीजिए ऑप्शन में ये और ये इनमें से कोई एक होगा। हमने चेक किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1, ये देखिए ये मिल रहा है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है। यदि उनमें से एक संख्या x दूसरी संख्या की दोगुनी हो तब समीकरण है। देखिए इन्होंने खुद बताया है कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो अगर एक संख्या x है और दूसरी वाली से वो दुगनी है, तो यानी कि x की आधी क्या होगी, दूसरी वाली, क्योंकि तभी तो इसका 2 गुना x होगा। देखिए अगर एक संख्या x है तो और इस वाली संख्या की ये 2 गुनी है, तो हम कह सकते हैं 2x बराबर ये वाली संख्या जो भी रही हो, तो x बराबर ये वाली संख्या बटे 2। तो इसीलिए देखिए ये संख्या क्या थी, 2 गुनी थी दूसरी वाली संख्या की। तो अगर ये x है तो वो इसकी आधी होगी, क्योंकि तभी तो ये उसकी 2 गुनी हो पाएगी। तो इसीलिए ये x है, दूसरी वाली संख्या उसकी आधी है, और इन दोनों का सम किसके बराबर था, 63 के। अब देखिए हमने क्या किया, ये वाले x को उधर भेजा तो x/2 63, ये उधर गया था तो माइनस x। अब देखिए हमने ऑप्शंस देखे तो एक साइड में 2 अकेला था। तो देखिए 2 अकेला करने के लिए अभी तो ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो हमने इसको उल्टा कर दिया तो 2/x हो गया। अगर इधर उल्टा किया है तो इधर भी उल्टा करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/63 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो x का 1 से हुआ x, 63 माइनस एक्स नीचे लिखा था लिखा रहा, और इधर 2 हमको बचाना था क्योंकि एक साइड में इनका 2 आ रहा था, तो इसलिए 2 इज़ इक्वल टू x/63 माइनस एक्स। यहाँ पे हमने देख लिया कौन सा सही है, तो x/63 माइनस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। यदि एक्स वाई इज़ इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इज़ इक्वल टू 63 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। देखिए ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है, हमने लिख लिया। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म दिए हुए थे, तो हमने क्या कर लिया, पेयरिंग कर लिया। 2 टर्म एक ब्रैकेट में, 2 टर्म एक ब्रैकेट में। ये अलजेब्रा को सॉल्व करने का तरीका होता है। इन दोनों के पास एक्स वाई था, एक्स वाई बाहर ले लिया, यहाँ से एक्स एक चला गया तो एक एक्स बच गया, वाई तो चला ही गया था, प्लस साइन था, एक्स चला गया, वाई चला गया, वाई बचा। यहाँ से देखिए इन दोनों एक्स के पास कुछ ऐसा है जो वाई के पास भी हो, तो वन देखिए जब कभी कुछ कॉमन ना मिल रहा हो तो वहाँ पे 1 कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, यानी 1 कॉमन मिलेगा। 1 x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 63। देखिए यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिया। यहाँ से बच गया एक्स वाई, यहाँ से बच गया +1 बराबर 63 के। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू 6 पता थी, तो यहाँ पे एक्स वाई आया है, यहाँ पे 6 रख देंगे, तो x प्लस वाई 6 + 1 इज़ इक्वल टू 63। एक्स प्लस वाई 6 और 1 7 इज़ इक्वल टू 63। एक्स प्लस वाई 7 9 जा 63, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9। अब देखिए हमें x प्लस वाई 9 पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो अगर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 9 पता है तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9 का स्क्वायर 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू 6 पता थी, रख दी, तो 2 × 6 = 81। ये हमें निकालना ही था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = 81 माइनस 6 2 = 12। 81 में से 12 गया 69, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = 69। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड का एक गुणनखंड है। देखिए, हमें बताना है ये किसका फैक्टर है, इन चारों में से किसका फैक्टर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से ढूंढना होगा क्या कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा है। देखिए, फार्मूले अगर अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें अगर कहीं फार्मूला बन रहा होता है तो दिखने लगता है। देखिए, एक्स स्क्वायर था माइनस वाई स्क्वायर था, हमने पहले पावर 2 वालों को एक साथ लिख लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस का 2yz प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इन चीज़ों को हमने क्या किया है, थोड़ा सा अरेंज कर लिया है, यानी कि जिनकी जिनकी पावर 2 थी उनको एक साथ लिख लिया है, फिर जिनके पास 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट था उनको एक साथ लिख लिया है, और जो सिंगल सिंगल वेरिएबल वाले थे उनको एक साथ लिख लिया। ये अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का, तो उस सीक्वेंस में कर लिया। अभी तक इन्होंने सीक्वेंस में नहीं दिया था। जब हमने ये कर लिया तो हमारी, देखिए, इन 3 पर नज़र गई, इन 3 पर हमारी नज़र गई, हमें ये दिखा कि ये कुछ फार्मूला बन रहा है। तो हमने क्या किया, इनको एक ब्रैकेट में कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन था, माइनस साइन बाहर लगा है अगर, और अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं तो अंदर जितने टर्म लिखेंगे उनको अपोजिट साइन के साथ लिखेंगे। तो देखिए, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया। बाकी चीज़ों को वैसे नोट कर लिया। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह ये फार्मूला बन रहा है, तो ये किसका फार्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो चीज़ें थी वो क्या बन के आ गई, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो एक बार इनको जोड़ कर लिख देंगे और एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक बार हमने जोड़ के लिख दिया, अब एक बार माइनस करके लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। और यहाँ पे ये था, तो देखिए इनका एक पेयर अलग बन गया है, इनका एक पेयर अलग बन गया है, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, एक बार जोड़ के लिखा था तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड आया, वो वैसे ही नोट हुआ है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन था, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इनके पास भी है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इनके पास भी है। देखिए, ये पूरा एक टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ कहीं ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कोई साइन है नहीं, मल्टीप्लाई का है ये, और फिर ये आया है एक साइन, तो यानी कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इनमें क्या है, 2 ही टर्म है। तो इन दोनों के पास एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन मिल गया, यहाँ से ये चला गया, ये बच गया, और यहाँ से ये चला गया तो इसके पास 1 बच गया। तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे ही, ज़रूर लगाना चाहिए इनको। इन क्वेश्चनों को आपको 2 से 3 बार। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू का गुणनखंड है, यानी फैक्टर है। इनमें से कौन सा है जो इसका फैक्टर होगा। देखिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, ये एक फार्मूला बनेगा। अब देखिए, फार्मूला बनाने के लिए क्या किया, अगर ये फार्मूला बन रहा है तो इनको एक ब्रैकेट में करेंगे, वही किया हमने। 25 माइनस साइन था, माइनस साइन लगा दिया। अब जब हम ब्रैकेट के अंदर इनको लिखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे माइनस का पी स्क्वायर था तो ये अपोजिट साइन के साथ हो जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर था तो ये भी अपोजिट साइन के साथ हो जाएगा, ये भी माइनस था तो ये भी अपोजिट साइन के साथ हो जाएगा। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एक फार्मूला बन रहा है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्या होता है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये चीज़ें कैसे आ पाती हैं, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस किए रहते हैं तो ये चीज़ें दिखने लगती हैं। यहाँ पे भी हमको फार्मूला बन रहा था, दिख गया, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है इन क्वेश्चनों पर। यहाँ पे भी हमें दिख गया, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जब हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखने लगती हैं।
25 माइनस, तो ये फार्मूला बन गया p प्लस क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया कि 25 होता है 5 का स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। क्या होता है, एक बार ब्रैकेट में प्लस करके एक बार ब्रैकेट में माइनस करके, तो देखिए प्लस करके जब लिखना था तो 5 प्लस और p प्लस क्यू, और माइनस करके जब लिखना था तो 5 माइनस, अब हमने ब्रैकेट लगा के p प्लस क्यू को लिखा है कि 5 में से p प्लस क्यू को माइनस करा है। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया, मैंने आपको बताया है जब प्लस साइन रहता है तो आने वाले टर्म पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस साइन रहता है तो इफेक्ट पड़ता है ना। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखने के लिए हम क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इफेक्ट दिखेगा। तो ये 5 प्लस p प्लस क्यू, 5 माइनस प्लस माइनस p और माइनस प्लस माइनस q, तो ये आया इसका फैक्टर। ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इन्होंने कहा यदि आरोही क्रम में ए बी सी 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा सही है। देखिए आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में ए बी सी 3 नेचुरल नंबर हैं, तो हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने 1 को ही मान लिया कि ए 1 है तो बी 2 होगा, सी 3 होगा। क्यों, अगर ए 1 है तो बी 2 होगा और सी 3 होगा, क्योंकि इन्होंने कहा असेंडिंग ऑर्डर में, तो यानी कि ए 1 है अगर, तो उससे बढ़ते हुए अगले नंबर जो हैं वो बी होंगे और उससे बढ़ते हुए अगले नंबर सी होंगे, इसलिए A1 B2 C3 मान लिया हमने। अब इनमें वैल्यूज़ को रख देंगे, जो सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर है। जब हमने यहाँ पे A बी सी की सब में वैल्यू रखी, तो यहाँ पे हमने डी ऑप्शन में देखा सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 8 आया, और ग्रेटर देन 2, तो 8 ग्रेटर देन 2 ये सही है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी में जैसे इन्होंने कहा कि ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी है, सी की वैल्यू 9 थी तो 3 थी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 थी। और देखिए 9 माइनस 1 8 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि बराबर नहीं आया, तो ये चीज़ गलत दी हुई है। जैसे ये आपको करके दिखा देते हैं। इन्होंने कहा सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस ए का स्क्वायर यानी 1 और लेस देन बी का स्क्वायर यानी 4, तो 5 लेस देन 4। क्या बताइए आप, ये सही है? नहीं, 5 तो ग्रेटर देन 4 है ना, तो 5 लेस देन 4, यानी ये भी गलत है। वैसे ये भी गलत होगा और ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। इन्होंने कहा अगर ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर ए स्टार बी इस तरह से कोई दो नंबर लिखे हुए हैं तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए इंटू बी ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 स्टार 2 इंटू 25 का मान क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ए स्टार बी का मतलब था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्टार बी का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितना हो गया 29। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो 29 आ गया, तो 29 इंटू 25, और इंटू का मतलब था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो एक बार प्लस करके लिख देंगे, एक बार माइनस करके लिख देंगे। तो 29 माइनस 25 4, 29 प्लस 25 54, और 54 4 जा 216। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। इन्होंने कहा एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, सबके सिरों का योग 77 है और पैरों का योग 248 है। खेत में मुर्गियों की संख्या। अब हमें नहीं पता है कितनी मुर्गियां थी और कितनी बकरियां थी। हमने मान लिया कि हमारे पास x मुर्गियां थी और y बकरियां थी। तो देखिए अगर x मुर्गियां हैं तो उनके सिरों की संख्या कितनी होगी, x ही होगी, क्योंकि एक मुर्गी एक ही सर होगा, एक बकरी एक ही सर होगा, मतलब हर किसी के एक ही सर होते हैं। तो मुर्गियों को मान लिया है x और बकरियों को मान लिया है y। तो मुर्गियां अगर x हैं तो कितने सर हो जाएंगे x, बकरियां अगर y हैं तो कितने, देखिए हमने मुर्गियों को x माना है और बकरियों को y माना है। तो अगर मुर्गियां x हैं तो उनके पास सिर कितने होंगे x, बकरियां y हैं तो उनके पास सिर कितने होंगे y। और यहाँ पे कहा है कि उनके सिर का योग 77 है, तो यानी कि x प्लस वाई 77। अब यहाँ पे बात समझिएगा। दूसरा पैरों का योग 248 है। तो देखिए
मुर्गियां जो हैं उनके पास तो पैर 2 होंगे, तो अगर मुर्गियों की संख्या x है तो पैर उनके कितने हो जाएंगे 2x। कैसे? अगर मुर्गियां 2 हैं तो पैर कितने होंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4 होंगे। तो अगर मुर्गियां x हैं तो पैर कितने होंगे 2x, क्योंकि एक मुर्गी के 2 पैर। उसके बाद बकरियों की बात करते हैं। अगर बकरियां वाई हैं तो उनके पास पैर कितने हो जाएंगे 4y, क्योंकि एक बकरी के पास 4 पैर होते हैं। हमने कहा एक बकरी है और 4 पैर हैं तो कितने हो गए 4। अगर वही हम कहते 2 बकरी हैं और एक बकरी के 4 पैर होते हैं तो यानी कितने पैर हो जाएंगे 8। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे 4y और उसका योग कितना है 248। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लिया। जब यहाँ से 2 चला गया तो x प्लस ये 4 होता है, 4 क्या होता है 2 इंटू 2, 2 चला गया है तो 2y बच गया। ऐसे ही ये क्या होता है 2 इंटू 1 2 4, 2 चला गया तो 1 2 4 बचा। अब यहाँ पे आया है x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 124 यहाँ पे, और हमारा आया था x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 77। तो हमने कहा था कि अगर जैसे ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक के नीचे दूसरी वाली लिख दो। तो x प्लस वाई बराबर 77, ये वाली इसके नीचे रख दिया। फिर हमने कहा था साइन अपोजिट कर दो, ये कट जाएगा 2x माइनस वाई, क्योंकि इसका साइन अभी अपोजिट किया है हमने। तो 2y माइनस वाई क्या दे देगा y, और 124 माइनस 77 क्या देगा 47। y की वैल्यू कितनी पता चली 47, यानी अब y कौन था बकरियां, यानी बकरियां कितनी थी 47। अब बात करते हैं कि x प्लस वाई बराबर 77 था, x प्लस वाई की वैल्यू 47 इज इक्वल टू 77। तो ये नंबर उधर जाएगा तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो यानी मुर्गियां कितनी थी 30 और बकरियां कितनी थी 47। तो खेत में मुर्गियों की संख्या है तो मुर्गियों की संख्या पूछी, यानी x की वैल्यू 30। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन नंबर 81 में कहा कि यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। देखिए दो क्रमागत सम संख्याएं, तो दो क्रमागत सम संख्याएं कभी मानना है तो अगर एक सम संख्या आपने x मानी है तो दूसरी सम संख्या क्या होगी x प्लस 2। कैसे? सपोज़ करिए एक संख्या आपकी 20 है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, क्रमागत संख्या का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर मैं कहूँ 2 है तो 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो आप कहेंगे 4। क्यों? क्योंकि 3 क्या है एक और नंबर है। तो 2 के बाद उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हुआ 4। तो अगर हमें नंबर नहीं पता है, हमने मान लिया कि हमारा जो पहला इवन नंबर है वो x है, तो इसके बाद वाला इवन नंबर क्या होगा x प्लस 2। अब इन्होंने कहा था वर्गों का अंतर, यानी स्क्वायर करने पर उनका अंतर। तो देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसमें से बड़ा कौन है? इसमें से बड़ा यही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 5 है तो ये 7 होगा, ये 6 है तो ये 8 होगा, यानी ये बड़ा है। तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो उनके वर्ग का अंतर बोला था तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंतर कितना दिया हुआ था 84। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 84। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x, तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 84। तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 84। तो ये उधर जाएगा, नंबर है भाई ये उधर जाएगा। तो 84 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 4x बराबर 80, x बराबर 20, यानी x एक नंबर 20 है, एक नंबर 20 है और एक नंबर 22 है। तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए अगर एक नंबर 20 है, एक नंबर 22 है, तो इनका योग यानी कि सम कितना होगा 42 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में इन्होंने कहा है कि किन्हीं तीन पूर्णांकों a, b तथा c के लिए नियम a इंटू बी फिर इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी कहलाता है। तो इन चारों में से कौन सा नियम है? तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर मान लीजिए हमने कहा है हमारे पास 3 नंबर हैं 5 4 और 2, तो देखिए 5 इंटू 4 करिए और जो आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, या आप करिए 5 इंटू 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 5 4 या 20 इंटू 2 बराबर 5 इंटू 8। तो देखिए 22 ज़ा 40
और 8 5 ज़ा 40, तो क्या आया, दोनों बराबर आया। तो हमारे पास 3 नंबर थे, इनका मल्टीप्लाई करके इससे करो या इनका मल्टीप्लाई करके इससे करो, रिजल्टेंट हमारा सेम दिया। तो ये क्या कहलाता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो वैसे ही तो ये भी लिखा हुआ है ना, मान लीजिए आपके पास ए बी सी है, तो ए इंटू बी करिए, जो आए उसको सी से मल्टीप्लाई करिए, या ए बी और सी का मल्टीप्लाई करिए, जो आए उसको ए से मल्टीप्लाई करिए। तो ये कभी इस तरह का अगर नियम पूछे तो ये होता है साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। इन्होंने कहा यदि अंडर रूट एक्स माइनस 1 y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7 तथा x और y धनात्मक पूर्ण संख्याएं हैं तो x और y का मान क्या होगा। देखिए अंडर रूट एक्स माइनस 1 और y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7 था, तो x और y की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हम वैल्यूज़ को x और y की जगह रख के सॉल्व करके देखेंगे। अगर जो 7 दे देगा तो वही आंसर होगा हमारा। पहला ऑप्शन रखा 8 और 5, तो x की वैल्यू 8 थी तो 8 माइनस 1, y की वैल्यू 5 थी तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 7। 8 माइनस 1 7 दिया, 5 और 2 7 दिया। रूट के अंदर 2 बार लिखा हुआ है, बाहर आके 1 हो जाता है, यानी 7 बराबर 7। तो पहला वाला आंसर, पहला वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं 84 की। इन्होंने कहा यदि a प्लस बी का होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब तब। अब देखिए मतलब क्या होगा अगर ऐसा है, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा था। अब देखिए यहाँ पे a क्यूब है और यहाँ पे a क्यूब है, बीच में ब्रैकेट का साइन है। मैंने बताया था अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम साइन के साथ लिखी हुई हैं, तो वो कट जाती हैं। या अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो आप a को इधर जब ले आएंगे तो यहाँ पे a क्यूब था और वो यहाँ से यहाँ आया तो माइनस का a क्यूब हो जाएगा, तो ये कट जाएगा ना। वैसे ही ये कट गया, समझ में आया। वैसे ही ये भी कट जाएगा, क्योंकि देखिए बी क्यूब यहाँ भी है, बी क्यूब यहाँ भी है, उधर आएगा माइनस का बी क्यूब, तो ये और ये कट गया। हमारे पास बचा 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 0। एक बार जब हम इसको 0 के बराबर ले गए तो हमारा आ गया a प्लस बी बराबर 0, तो b को जब उधर भेजा तो a बराबर माइनस बी। और वैसे ही 3ab, वैसे देखिए एक बार इसको 0 के बराबर भेजा तो हमें मिल गया a बराबर माइनस बी, और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 3ab बराबर 0। तो नंबर उधर गया तो ab बराबर 0। अब ab का बराबर 0 का मतलब ये होता है इन दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा। जैसे कैसे ये कह सकते हैं हम, हो सकता है 0 इंटू 1 रहा हो तब 0 दे दिया हो। तो देखिए एक 0 है एक 1 है। हो सकता है 0 इंटू 2 रहा हो तब 0 दे दिया हो सकता है 2 इंटू 0 रहा हो तो देखिए ए बी बराबर 0 है, या आप ऐसे समझिए ए बी बराबर 0 है। एक बार आप ए को 0 के पास भेजेंगे तो बी बराबर 0 हो जाएगा, और जब आप बी को 0 के बराबर भेजेंगे तो ए बराबर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई तो 0 है, तभी तो ए बी का मल्टीप्लाई 0 दे रहा है। तो या तो ए 0 है या तो बी 0 है, और यहाँ पे a बराबर माइनस बी आया है। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए a बराबर 0 या b बराबर 0 और a बराबर माइनस बी, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, इन्होंने कहा कि 2 प्लस 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब को 1 प्लस 2x से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल क्या होंगे। तो देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है। सीक्वेंस में ये होता है कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला, फिर सेकंड हाईएस्ट पावर वाला, फिर थर्ड हाईएस्ट पावर वाला, लास्ट में कांस्टेंट। इन्होंने तो कांस्टेंट को सबसे पहले लिख दिया है, तो हमने इनको अरेंज किया। जब हमने अरेंज किया तो हाईएस्ट पावर वाला, फिर सेकंड हाईएस्ट पावर वाला, फिर थर्ड हाईएस्ट पावर वाला, फिर 2। वैसे ही हम इसको भी अरेंज करेंगे तो वेरिएबल पहले फिर +1। अब इनको भाग देना है। आइए भाग करके देखते हैं क्या हमारा रिमाइंडर बचता है, क्या हमारा डिविडेंड बचता है। इससे पहले एक और क्वेश्चन में मैं सिखा चुका हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे भाग देते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे पहला टर्म क्या है 2x, और यहाँ पे पहला टर्म क्या है 2x क्यूब। तो यहाँ का पहला टर्म 2x है, आप 2x लिख लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए इनके पास 2 है, आपके पास भी तो 2 है, इनके पास x 3 है, आपके पास 1 है। तो अगर आपको 2x और मिल जाए तो आप उनके बराबर हो जाएंगे। तो यानी आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, एक्स स्क्वायर की। तो ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे जितने लोग हैं सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इतने लोग हैं तो इनसे मल्टीप्लाई होगा।
एक्स स्क्वायर इंटू 2x यानी कि 2x³ प्लस साइन था प्लस, और एक्स स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, तो ये जो आया है वो यहाँ लिखा जाएगा 2x³ प्लस का एक्स स्क्वायर, और जिनसे मल्टीप्लाई कराना पड़ा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर हमने बताया था अपोजिट साइन हो जाएगा, ये कट गया। अब देखो 7x² में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो 6x²। अब देखिए हमारे पास एक टर्म, इनके पास एक टर्म, दो टर्म, तो मतलब हमें भी दो टर्म चाहिए होगा, तो एक टर्म हमने इसलिए उतार लिया। अब देखिए पहला टर्म इनका 2x है और यहाँ पे टर्म है 6x²। तो देखिए पहले तो नंबर को बराबर करिए, आपके पास 2 है, इनके पास 6 है, तो 3 चाहिए होगा। आपके पास x है, इनके पास x² है, तो आपको x भी चाहिए होगा। तो यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 3x से। अब जब 3x से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा यानी 2x + 1 का, तो क्या देगा, 3 × 2 = 6, x का x से x² प्लस साइन था प्लस 3x का 1 से तो 3x, तो ये जो आया है ये यहाँ लिख दीजिए। तो 6x² प्लस का क्या 3x माइनस माइनस, अब ये कट गया, 7x में से 3x गया 4x, अगला टर्म क्या है 2 लिख दिया। इनका पहला टर्म क्या है 4x, आपका पहला टर्म क्या है 2x, तो देखिए 2x 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो और इनके पास भी एक x, हमारे पास भी एक x, किससे मल्टीप्लाई करना 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा किसको 2x + 1 को, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x + 1, तो 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे लिख दिया 4x + 2, माइनस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और कोशिएंट क्या आ गया x² + 3x + 2। तो अभी जब हमने भाग किया तो हमारा क्या आ गया था x² + 3x + 2, और ये कोशिएंट आ गया था और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था। तो देख लीजिए रिमाइंडर सबसे पहले पूछा है इसमें भागफल और शेषफल के बारे में। तो देखिए इसमें और इसमें आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि 0 इसमें भी है और x² + 3x + 2 इसमें भी है, x² + 3x + 2 इसमें भी है और 0 इसमें भी है। मतलब ये दो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सेम है एकदम, लेकिन कहा है पहले भागफल बताइए। भागफल यानी कि कोशिएंट, तो कोशिएंट ये है, यानी पहले हम लिखेंगे x² + 3x + 2। फिर कहा है शेषफल बताइए यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 0 है तो 0। तो देखिए जिसमें बाद में 0 लिखा है और पहले x² + 3x + 2 लिखा है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि ये वाला। उसके बाद ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। ये पार्ट 8 था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मैंने आपको बताया था लगभग हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, क्योंकि जूनियर एडेड की जो बुक है यूथ पब्लिकेशन की उसमें लगभग 150 160 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऐसे ही 10-10 15-15 क्वेश्चन करके 10-12 पार्ट में हम लोग पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के साथ साथ हम लोग साइंस का जो पहला चैप्टर है उसमें जो लर्निंग करने वाली चीज़ें थी उनको भी थोड़ा थोड़ा याद करते चल रहे थे। चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट करा दिया है फाइबर एंड गारमेंट्स का, जिसमें याद करने वाली चीज़ें तो इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत समझने वाली चीज़ें थी, उनको समझ लिया है और क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो पहले चैप्टर में जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो हम लोग थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हैं। जैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा तुरंत हम लोग साइंस का पहला चैप्टर के क्वेश्चन सारे कर लेंगे, और हम लोग तब तक पूरा चैप्टर याद कर चुके होंगे तो करने में आसानी रहेगी। वहाँ से हमने एक पॉइंट उठाया है डीएनए का, चैप्टर में दिया हुआ है। पहले चैप्टर में डीएनए के बारे में क्या क्या दिया हुआ है ये जानते हैं। सबसे पहले डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। देखिए हमारे ब्लड में, हमारे स्किन में, हमारे जो भी शुक्राणु है या हमारे बालों में क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। इस डीएनए की हेल्प से आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा, डीएनए से वो लोग पता लगा लेते हैं कि ये बाल किसका है, ये ब्लड किसका है, ये स्किन किसकी है ना, या ये शुक्राणु किसका है। तो डीएनए से वो लोग पता लगा लेते हैं। तो देखिए डीएनए कई तरह की होती हैं। डीएनए एडिटिंग होती है, डीएनए स्लाइसिंग होती है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन होता है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आजकल बहुत प्रचलन में है। तो इनका किनसे संबंध होता है। पेपर में क्वेश्चन आया था कि डीएनए एडिटिंग, किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आया था, राजस्थान में आया था, पंजाब में आया था, किसी में आया था। तो उसमें पूछा था डीएनए एडिटिंग का संबंध किससे है। अब नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए आज हम इन चारों टर्म के बारे में जानेंगे कि कौन किससे संबंधित है। तो पहला, जैसे डीएनए आपको समझ में आ गया, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हमारे ब्लड में, स्किन में, शुक्राणु में और बालों में होता है ये।
अब देखिए डीएनए एडिटिंग क्या होता है। डीएनए एडिटिंग मानव भ्रूण से संबंधित होता है, यानी कि मानव का जो एम्ब्रायो होता है, गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, उससे संबंधित होता है। तो डीएनए एडिटिंग किससे संबंधित होता है? मानव भ्रूण से। उसके बाद बात करते हैं डीएनए स्लाइसिंग की। तो डीएनए स्लाइसिंग क्या होता है? जीन में परिवर्तन। देखिए डीएनए हमारा क्या है? जीन है, और जीन में परिवर्तन वो डीएनए स्लाइसिंग कहलाता है। तो अगर पेपर में पूछ ले कि जीन में परिवर्तन क्या है? डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्लाइसिंग, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। तो जीन में परिवर्तन वो है डीएनए स्लाइसिंग। अब देखिए डीएनए एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? तो जीन का क्लोन वो क्या होता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्लोन आप समझ रहे होंगे, क्लोन मतलब उसी के जैसा कुछ तैयार कर देना। तो अगर जीन क्लोन पूछेगा तो वो डीएनए एम्प्लीफिकेशन होगा, जीन में परिवर्तन पूछेगा तो वो डीएनए स्लाइसिंग होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? तो देखिए किसी प्राणी के डीएनए को परिवर्तित कर उसमें होने वाले आनुवंशिक विकारों को दूर करना। देखिए अगर किसी के डीएनए में कुछ फॉल्ट है, तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अगर किसी के डीएनए में कोई फॉल्ट है तो वो क्या करता है? डीएनए को चेंज कर देता है या उसमें होने वाले फॉल्ट को दूर कर देता है। तो डॉक्टर्स की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वही है कि अगर किसी के डीएनए में कोई विकार है, यानी कि कोई फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, तो उस डीएनए को परिवर्तित करना जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक और नाम दिया जाता है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। तो अब आपको ये पता रहेगा। एक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे हम लिखना भूल गए, उसके बारे में भी बताना था। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये होती है जब अपराधियों को पता लगाना होता है तो वो क्या करते हैं? फिंगरप्रिंटिंग लेते हैं, तो उससे भी वो पता लगा लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अपराधियों का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का यूज़ किया जाता है? डीएनए एडिटिंग, डीएनए स्लाइसिंग, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अपराधियों का पता लगाया जाता है, डीएनए एडिटिंग मानव भ्रूण से संबंधित है, डीएनए स्लाइसिंग जीन में परिवर्तन, डीएनए एम्प्लीफिकेशन जीन क्लोन। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? किसी के जीन में, यानी कि किसी के डीएनए में अगर किसी तरह का फॉल्ट है तो उस डीएनए को परिवर्तित करना डीएनए वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। थैंक यू क्लास।